जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में है, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, am I totally audible and visible to you ladies and gentlemen? Do it fast. Good evening to you all. Hope you all are doing well. चलो भाई, आ जाओ, शाबाश। So this is going to be our fourth lecture of sequence series. आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। सीक्वेंस सीरीज में आज का हमारा पहला टॉपिक होगा मेरे भाई एचपी, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर होगा जीपी, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। एचपी पता नहीं आपने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पर बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है कि अगर ये एचपी बना रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जाहिर सी बात है, अगर ये एचपी बना रहे हैं, अगर ये एचपी बना रहे हैं तो एबीसी एपी में है, एबीसी जीपी में है, वगैरह 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 वगैरह। हम अपना यही वाला मैजिकल नंबर वाला काम करें क्या? कर सकते हैं मैजिकल नंबर वाला काम। कैसे मैजिकल नंबर वाला काम यहाँ करेंगे सर? हम मान लेते हैं ना कि पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है और तीसरा नंबर 6 है। आप बेसिक से भी कर सकते हैं, ये तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप पहले नंबर को 2 मान लीजिए, दूसरे नंबर को 3 मान लीजिए और तीसरे नंबर को 6 मान लीजिए। अब अगर आपने यहाँ से कंपेयर किया तो फटाफट से बोलेंगे कि बी की वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर है, करेक्ट। फिर आप बोलेंगे कि a प्लस बी अपॉन 2 की जो वैल्यू है ये आपकी 2 के बराबर है। a प्लस बी यहां से कितना हुआ, 4 के बराबर हो गया। b की वैल्यू 3 थी तो a प्लस 3 कितना हो गया मेरे भाई, 4 के बराबर हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई। a आपके पास आ गया 1b3 सारी। b प्लस c अपॉन 2 की अगर हम बात करें, की वैल्यू क्या ही है, 9 है। अब तक आपने जीपी पढ़ा नहीं है। जीपी में होता है कॉमन रेशियो। जीपी में हमें कॉमन रेशियो के बारे में पढ़ना होता है। ये तो क्लियर कर दिख रहा है कि दिस इज नॉट मेकिंग एन एपी, दिस इज नॉट मेकिंग एन एपी, बट यहां से आपको पता चल रहा है कि ए बी सी आर इन जीपी। जीपी में बेसिकली कॉमन रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये a1 a2 a3 है तो a2 अपॉन a1 जितना होगा उतना ही a3 अपॉन a2 के बराबर होगा। ये होता है जीपी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सेम चीज यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगी, एबीसीआर इन जीपी। Isn't this a beautiful method कि आप 2 3 6 assume कर रहे हैं, आपकी एबीसी की वैल्यू सीधे निकल के आ जा रही है एंड बैंग ऑन, यू गॉट योर आंसर, है ना। इसलिए इन मैजिकल नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये मैजिकल नंबर आपको याद करके रखने हैं। व्हाट इज दिस? अपॉन a1 जितना होगा उतना ही आपको पता चल रहा है कि ए बी सी आर इन जीपी। जीपी में बेसिकली कॉमन रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये a1 a2 a3 है तो a2 अपॉन a1 जितना होगा उतना ही a3 अपॉन a2 के बराबर होगा। ये होता है जीपी। नंबर ना आता Isn't this a beautiful method कि आप 2 3 6 assume कर रहे हैं they are in AP। अगर ये AP में है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 2 into 3/2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, x प्लस जेड के बराबर। इससे ये गया आपके x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आई, 3 के बराबर। ठीक है, ये अगर जीपी में है, इफ दे आर इन जीपी, तो आप यहां से बोल सकते हैं कि एक्स जेड की जो वैल्यू है, एक्स जेड की जो वैल्यू है मेरे भाई, वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है। अब हमसे एग्जामिनर ने पूछा कि इसमें से कौन जीपी के, कौन इसमें से एचपी के बराबर। समझिए, अब ये सवाल आप ऑप्शन से करेंगे। क्यों ऑप्शन से करेंगे भैया? मान लीजिए कि आपने बोला कि एक्स बी और जेड ये एचपी बना रहे हैं। आपने ऐसा बोला कि एक्स बी और जेड जो है वो एचपी बना रहे हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो बी की वैल्यू होगी दैट विल बी 2xz अपॉन में x प्लस जेड के बराबर होगी। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि एबीसीआर इन एचपी, देन दे विल फॉलो दिस कंडीशन। यहां पे हम आते हैं क्या कि 2 into xz दैट इज 9 अपॉन में x प्लस जेड दैट इज 3। 3 से 3 बार में 3 2 जा 6। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 के बराबर आ रही है, हेंस x 6z दिस विल मेक एन एचपी। वाज इट से भी ये आपके पेपर में पूछे हुए सवाल है मेरे भाई। These questions were asked in your exam। मैं आपको पेपर के सवाल करा रहा हूं, मैं आपको पेपर के सवाल करा रहा हूं। अभी के लिए इस सवाल को छोड़ेंगे आप। ये सवाल आप कब करेंगे, जब हम जीपी पढ़ लेंगे और जीपी की प्रॉपर्टी आप पढ़ लेंगे। जीपी की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, वहां पे मैं सवाल को करवाऊंगा, तब इस सवाल को आसानी से समझ जाएगा, खुद ही कर लेंगे। तो अभी आप सवाल को लिखो भाई, a to the power x b to the power y c to the power z ये बराबर है। और abc जो है जीपी में x y z किसमें होगा। अभी जीपी हमने पढ़ा नहीं है तो जीपी पहले पढ़ लीजिएगा। जीपी पहले पढ़ा देता हूं, फिर एचपी और जीपी के सवाल ऐसे रिलेटेड ही आते हैं और फिर वो दोनों सवाल ना होमवर्क कंसीडर की सी जो है जीपी में एक्स वाई जेड किसमें होगा। अभी जीपी हमने पढ़ा नहीं है तो जीपी पहले पढ़ लीजिएगा। जीपी पहले पढ़ा देता हूं, फिर वो दोनों सवाल ना होमवर्क कंसीडर कीजिएगा। आप कल ट्राई करके आइएगा उसको, बाकी मैं क्लास में कराऊंगा। जीपी थोड़ा सा आइडिया लेते हैं क्योंकि एचपी और जीपी के सवाल ऐसे रिलेटेड ही आते हैं। डायरेक्ट एचपी के सवाल बहुत कम आता है पेपर में। अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें मेरे भाई, I have a doubt in this question. I think this question is wrong. पावर n-1 इसे हम प्यार से तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 into
2 to the power n minus 1 upon में 2. You can write it like this also. अब क्या बोला गया है, सब हमसे बोला गया 70th टर्म फाइंड करने के लिए. ठीक है भैया, तो अगर हम ये 17 फाइंड करेंगे तो 8 बार में 2 into 2 to the power 8 वैल्यू कितनी आ गई, 2 to the power 9 के बराबर. दिस विल बी द 17th टर्म इन द गिवन जीपी. अब कभी भी ए और आर मल्टीप्लाई में हो तो उसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते, उन्हें काट देते हैं. ऐसे ये काटा है. तो अब रूट 3 रहने दीजिए. ये जो रूट 3 टू द पावर n माइनस 1 है, इसको ऐसे लिख दे तो किसी के पेट में कोई दर्द होगा क्या? रूट 3 टू द पावर n अपॉन में रूट 3, क्या किसी के पेट में दर्द होगा इससे? बताओ, किसी के पेट में दर्द हो रहा है? हो रहा है तो दवाई लो. इस सवाल के कारण नहीं हो रहा है वो. ठीक है, ये बात ध्यान में आ गई. क्यों भैया? अरे दादा, जब बेस सेम है माइनस में तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बचपने में पढ़ा है x टू द पावर m अपॉन में x टू द पावर n कैन बी रिटन एज x टू द पावर n माइनस 1 n माइनस m माइनस n. उसी को हमने ऐसे लिख दिया है. ये कितना है? 729 के बराबर है. रूट 3 से रूट 3 गया, शॉर्टेड मामला. रूट 3 टू द ये कितना है? 729 के बराबर है. रूट 3 से रूट 3 गया, शॉर्टेड मामला. रूट 3 टू द पावर n को आप चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 टू द पावर n by 2 दिस इज इक्वल्स टू 7 to 9. भैया 729 अभी हमने देखा था कि 3 टू द पावर 5 जो था वो 243 था, तो 3 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा? 729 के बराबर हो जाएगा. इसको आप लिख देंगे 3 टू द पावर 6. अब आपने कंपेयर किया कि n by 2 जो है दिस इज 6, तो n इज इक्वल्स टू 12. सो द टर्म दैट विल बी 729. यहाँ पर मैंने गलती की है, जैसे x y x m n लिख सकते हैं, उसमें x m माइनस n हो जाएगा. और यहाँ पर ये 3 के ऊपर पावर n by 2 का है, इसमें हम n by 2 हो सकता है. 80 एंड 640 बोलेगा कि वो ज्योमेट्रिक सीरीज बताइए या वो जीपी बताइए कि जिसका फिफ्थ टर्म 80 है और आठवां टर्म 640 है. फिफ्थ टर्म जो है 80 है और आठवां टर्म 640 है. फिफ्थ टर्म यानी कि A5, और A5 को हम क्या बोल सकते हैं? AR टू द पावर 4 बोल सकते हैं. ये कितना है मेरे भाई साहब? ये है 80 के बराबर. एट्थ टर्म A8, इसको हम क्या बोल सकते हैं? AR टू द पावर 7 बोल सकते हैं. और ये कितना है साहब? ये है अपने 640 के बराबर. इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर किया. मेरे भाई मैं ऐसा करता हूं कि A8 अपॉन में A5 एक बार फाइंड करता हूं. A8 यानी कि 640 अपॉन में 80 यानी कि AR टू द पावर 7 अपॉन में AR टू द पावर 4. A से A गया, ये इसको कटा के यहाँ पे 3 बैठा देगा. 8 64 8 बार में ये गया भैया. तो इसका मतलब R क्यूब की जो वैल्यू आई है वो 8 के बराबर है. तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 2 के बराबर आ गई. कॉमन रेशियो निकल गया. कोई भी टर्म कोई भी जीपी निकालने के लिए एक टर्म की जरूरत होती है, कॉमन रेशियो की जरूरत होती है. कॉमन रेशियो मेरे भाई आपके पास आ गया है. अब जरा इसी को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में, जहां मन कर रहा वहां पुट करके देख लीजिए. अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमने बोला क्या कि a इंटू 2 टू द पावर 4 जो है वो 80 के बराबर है. भैया 2 टू द पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16. तो a इंटू 16 की जो वैल्यू है वो 80 के बराबर है. 16 बचे 80. आपके फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी. और कॉमन रेशियो आपका कितना है? 2 है. तो जीपी क्या हो जाएगा? 5 10 20 40 80 160 एंड दिस विल बी दी जीपी. जरूरी आपसे जीपी एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप निकाल सकते. ये अप्रोच आपको ध्यान में रखना है कि जब हम ऐसे टर्म्स का रेशियो निकाल देते हैं तो ए से ए तो कट जाता है, आर का पावर कुछ बच जाता है, फिर हम कंपेयर करके वहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये अप्रोच आप अपने जहन में डाल के रख लेंगे, छाप लेंगे अपने भेजे में. जाता है आर का पावर जो निकाल सकते हैं. ये अप्रोच आप अपने जहन में डाल के रख लेंगे, छाप लेंगे अपने भेजे में. यहाँ पर काट सकते हैं स्क्वायर को ए और आर क्यू से. मैंने काटा नहीं था, इसमें मैंने एल नीचे कर दी, एल खाली ऊपरी साइड आएगी. 5 बार में आया कितना? 1 अपॉन में 2 टू द पावर 5, और 1 अपॉन में 2 टू द पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/32. दिस विल बी दी सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड आर टर्म ऑफ जीपीएस 4. और ये बहुत प्यारा कांसेप्ट है, एक बार नहीं बार बार पूछा गया इस पे सवाल. दिस इज द ओनली रीजन मेरे भाई कि मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि सब्जेक्टिव सॉल्व करिए, पीवाईक्यू भी सॉल्व करना, आपके पास टाइम है. और मैं चाहता हूं कि जब एनडीए 2 2026 में आप लोग बैठे और जब उसका रिजल्ट अनाउंस हो तो इस बैच से मैक्सिमम रिजल्ट हो. मैक्सिमम रिजल्ट मैं इस बैच से ऑल इंडिया रैंक 1 तक का टारगेट लेके चल रहा हूं. तभी मैं आपसे मेहनत करने के लिए बोल रहा हूं. सारे बच्चे ऑब्वियसली नहीं करेंगे तो सारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 भी नहीं होंगे, सिंगल डिजिट रैंक नहीं होंगे, और सारे बच्चों का सिलेक्शन भी नहीं होगा उसी का जो मेहनत करेगा. इसलिए मैं अपनी साइड से जो मैं बेस्ट आपसे करवा सकता हूं मैं कोशिश कर रहा हूं. ऑनलाइन रह के भी, ऑफलाइन होता तो डंडे मार के बेल्ट बजा के कैसे भी करवा देता मैं, बट अगर मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं तो वो कोशिश कर रहा हूं किसी भी तरीके से आपको टारगेट दूं, ऑर्डर दूं, आपसे वो काम करवाऊं, क्योंकि मुझे पता है उन काम का बेनिफिट्स आपको जाकर एनडीए 2 2026 में कितना होने वाला है. The third term of a GP is 4. Find the product of first 5 terms. समझिए, अगर हमने बोला थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर. थर्ड टर्म का मतलब AR स्क्वायर. ये कितना है? 4 के बराबर है. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. पहला टर्म आपका A है, दूसरा टर्म AR है, तीसरा टर्म AR स्क्वायर हो गया, चौथा टर्म आपका AR क्यूब हो जाएगा, और पांचवा टर्म तो AR टू द पावर 4 हो जाएगा. मेरे भाई अगर आप इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? A टू द पावर 5, 4 3 7 2 9 1 10, R टू द पावर 10. इसको आप ऐसे में तो लिख सकते हैं ना,
AR स्क्वायर टू द पावर 5। अब ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट AR स्क्वायर टू द पावर 5। प्रोडक्ट फाइंड करना था तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, AR स्क्वायर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। आंसर इज 4 टू द पावर 5। बैंग ऑन, यू गॉट योर आंसर। ये आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल है, सेम सवाल पूछा गया था, बस उसमें फर्क ये था कि ऑप्शन था। पीवाई को उठा के देख लीजिएगा, आपको जीपी में ये दिख जाएगा। 4 नंबर्स इन एपी, assumption of 3 5 numbers in AP, the sum of all 3 terms of GP is this and their product is -1, find this terms। यहां पे प्रोडक्ट दे दिया, अब प्रोडक्ट दे दिया, टर्म कितने बोले हैं भैया? टर्म बोला गया फर्स्ट 3 टर्म्स, तो एक टर्म आप A कंसीडर करेंगे, एक AR कंसीडर करेंगे, एक आप A/R कंसीडर करेंगे। यही हमने देखा था, A/R AR। एज पर क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर है। R से R गया, एक -1 दिया, -1 नहीं देना चाहिए था इनको यार, क्योंकि ये तो फिर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने पढ़ा नहीं है। -1 अगर दे दिया है तो A क्यूब की जो वैल्यू हो रही है वो -1 के बराबर हो रही है, तो हम A की वैल्यू यहाँ पे -1 ही लेके चलेंगे। हालांकि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि -1 के अलावा भी इसके 2 क्यूब रूट होंगे, एक होगा -ω, एक होगा -ω। इस बार उसको डिटेल में बात में जाकर पढ़ेंगे। अभी हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, -1 के बराबर है। अब आगे क्या बोला गया? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि A/R प्लस A प्लस AR की जो वैल्यू है ये 13/12 के बराबर है। A कितना हो गया आपका? -1 हो गया। आपने बोला क्या कि -1/R -1 माइनस R की जो वैल्यू है दिस इज 13/12, दिस इज 13/12, करेक्ट। यहां से आप ये भी बोल सकते हैं कि माइनस कॉमन ले ले तो 1/R प्लस R जो है दिस इज 13/12, दिस इज 13/12 प्लस का 1, ये -1 दूसरी साइड चला गया, मतलब ये क्या बन जाएगा? 25/12, 25/12। अगर इस माइनस को मैं दूसरी साइड भेज दे तो हम ये बोल सकते हैं कि 1/R² की जो वैल्यू है दिस इज -25/12। ये जो नेगेटिव साइन इस साइड था ये हमने दूसरी साइड भेज दिया। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो इधर क्या आ जाएगा? 12, इस साइड था ये हमने 5/12। ये जो नेगेटिव साइन इस साइड था ये हमने दूसरी साइड भेज दिया। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो इधर क्या आ जाएगा? 12 + 12R² -25 इज इक्वल टू -25R। अगर सबको एक साइड लेकर के आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि दिस विल बी 12² प्लस 25R प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मेरे को ये डाउट हो रहा है कि इधर -1 ही था क्वेश्चन में, ये टाइपिस्ट की तरफ से गड़बड़ हुआ है। आई डोंट नो, अदरवाइज होपफुली आपको आइडिया मिल गया। मेरे को एक बार चेकआउट करना पड़ेगा कि -1 ही था या कुछ टाइपिस्ट की तरफ से गड़बड़ हुआ। तो अगर उस हिसाब से भी देखें -1 कंसीडर करें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 12² प्लस 25R प्लस 12। अब हम इसका मिड टर्म स्प्लिट करके R की वैल्यू निकाल सकते हैं। मिड टर्म स्प्लिट करके हम चाहे तो R की वैल्यू निकाल सकते हैं। 12 × 12 कितना होता है? 144 के बराबर होता है। ये जाता है 36 बार में, और अगर कर दे तो 2 की 12 प्लस 12 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0 के बराबर है। अगर हम 0 एक बार आप लिखेंगे क्या कि 4R + 4/3 के बराबर। अब आपके पास R की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, आपके पास आपका फर्स्ट टर्म है, तो आप ये A/R और AR तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार आप इसको कॉमन रेशियो कंसीडर कर लीजिए, एक बार आप इसको कॉमन रेशियो कंसीडर कर लीजिए। जैसा मैं AP के केस में करा था, वहां पे 2 कॉमन डिफरेंस आ रहे थे। तो मेरे भाई दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। अब आगे जाकर के ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? ये आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल है, जो चीज आपने अब तक पढ़ ली है ये उसी बेसिस पर ट्राई करके आइएगा। YOU, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। चैट पर मतलब टेक्निकल ग्लिचेस के बाद भी आप लोग जुड़े रहे। बाबू देखो, जिनको समझ नहीं आया है, र्यूड बोलने के लिए आई एम लिटरली सॉरी, बट मेरे को ये बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग को स्पून फीडिंग की आदत लगी हुई है कि कोई आएगा